नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम समुदाय यानी कम्युनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। कम्युनिटी का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार और महत्वपूर्ण तथ्य है जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हो सकता है आप किसी और क्लास की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन बाद में नेट का एग्जाम है और एमपी टेट का भी एग्जाम है। लेकिन ये जो मेरी क्लास थी समुदाय, ये मेरी पहली क्लास थी इस व्हाइट बोर्ड पे, और उसमें बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत सारी कमियां होती है। तो मैं पूरे क्लास के अंदर वैसे आगे खड़ा रहा, मेरे हाथ में पेन नहीं था, तो हर रोज एक दो कमेंट मुझे मिलते हैं कि सर साइड में हो जाइए, कुछ तो कहते हैं कि भाई साहब साइड में हो जाइए। तो आज उस समस्या का निपटारा करने के लिए ये आज क्लास में दोबारा लेके आया हूं। तो समुदाय शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है कम्युनिटी, उसका हिंदी रूपांतरण है, जो कि स्वयं दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? वो दोनों शब्द लैटिन भाषा के हैं। किससे है? लैटिन भाषा के हैं। अब एक परीक्षा में पूछा गया था कि कम्युनिटी शब्द है वो किस भाषा से मिलकर बना है, तो वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका सही उच्चारण होगा कि लैटिन भाषा से मिलकर बना है। एक है कॉम और एक है म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है एक साथ, कॉम का अर्थ होता है एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, एक साथ रहकर सेवा करना या जीवन यापन करना। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब लोग एक विशेष क्षेत्र विशेष में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्षेत्र विशेष, अपनी जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी मूलभूत अवधारणाएं हैं, समाज है, संस्था है, समिति है, समूह है, इनमें एक विशेष क्षेत्र का जिक्र नहीं आता है, लेकिन समुदाय के अंदर एक विशेष क्षेत्र का जिक्र जरूर आएगा। तो एक क्षेत्र विशेष में एक साथ रहकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए देखना, यहां सहयोग करना, संघर्ष नहीं करना। संघर्ष हमेशा दूसरों के साथ होता है, अपनों के साथ नहीं होता है। अपनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन असहयोग नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे। तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए, तो सहयोग इसकी प्रमुख विशेषता होगी। सामान्य जीवन, दूसरी विशेषता इसकी हो जाती है सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो सहयोग करना, सामान्य जीवित, उनका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है। समुदाय में कुछ नहीं होता है, अपना बस सामान्य जीवन। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं जानता हूं, जिनको जिस समुदाय में, जिस गांव में जन्म होता है, उस गांव में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, एक क्षेत्र विशेष में एक साथ रहकर, तो उसे समुदाय कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर हम देखें तो हम मान सकते हैं कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टोनीज ने किया है। किसने किया है? टोनीज ने किया है। टोनीज ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। एक गेमाइनसॉफ्ट, ये जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है गेमाइनसॉफ्ट, जिसका अर्थ होता है समुदाय या प्राथमिक समूह। यानी संबंधों के अंदर जब घनिष्ठता होती है तो उसे क्या कहते हैं? गेमाइनसॉफ्ट कहते हैं। और दूसरा शब्द है गेसलसॉफ्ट, जिसका अर्थ होता है समिति या द्वितीयक समूह, जिसमें घनिष्ठता कम होती है। तो सर्वप्रथम टोनीज को इसके आधार पर मान सकते हैं कि समुदाय शब्द का पहली बार प्रयोग है वो टोनीज ने किया। अब इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं परिभाषाओं को लेकर। और आप सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि परिभाषाएं याद नहीं होती है। तो ये वास्तविकता है कि परिभाषाओं को याद करना मुश्किल है। बहुत सारी, प्रत्येक की 10-10 परिभाषाएं होती है, तो 100 परिभाषाएं याद करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप पूछते हैं कि सर परिभाषाएं कैसे याद करें, तो मैं उनको एक ही आंसर देता हूं कि आप है वो उनके कीवर्ड्स को पकड़िए। परिभाषाएं लगभग एक जैसी होती है। अब समुदाय में क्या होगा? एक जैसी परिभाषाएं होगी, एक निश्चित भूभाग जिसमें एक साथ लोग रहते हैं, सहयोग करते हैं, यही बातें सारी कहेंगे। लेकिन एक दो शब्द ऐसा होता है जो अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। उनको पकड़कर हम परिभाषाएं याद कर सकते हैं। आप जब भी कोई परिभाषाएं याद करें
तो एक साथ सभी परिभाषाओं को याद करने का प्रयास ना करें। पहली बार में 4-5 परिभाषाएं आप ले लें, उसके बाद में उनको अच्छी तरीके से याद होने के बाद में उनको ऐड करते जाएं। या जो मेरा तरीका था वो मैं बता देता हूं कि मैं परिभाषाओं को कैसे याद करता था। मैंने जब ये नेट की पीएचडी और ये सब जो तैयारी की थी, मैं तो उस समय पुलिस कांस्टेबल के रूप में था, और कांस्टेबल के तौर पे जो ड्यूटियां होती थी वो कभी हिमाचल प्रदेश में जाना होता था, कभी दिल्ली में जाना, कभी बंबई में जाना। तो बहुत ऐसी ड्यूटी थी कि ज्यादातर समय था वो बस में गुजारना पड़ता था, या फिर कोई अगर कैदी बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में उनको ले जाना पड़ता तो वहां पे, या कोई त्योहार आ जाता था तो 2 दिन के लिए कहीं गली के अंदर ड्यूटी लग जाती थी। तो मैं क्या करता था कि जब भी मुझे वक्त मिलता मैं परिभाषाओं को एक पेज पर नोट कर लेता, 2-3 टॉपिक की एक साथ एक परिभाषाओं को नोट कर लेता, और जैसे ही मैं बस में बैठता मेरा पहला काम होता कि सीट पे बैठकर और अपना जो गुटखा था वो निकाल लेता था, और उसके बाद में उनको मैं पढ़ना शुरू कर देता था। इसलिए बार बार उनकी रिवीजन होने से वो परिभाषाएं मुझे याद हो जाती थी, और वो परिभाषाएं मुझे आज भी याद पड़ी है। तो अगर परिभाषाओं की बात करें तो बोगार्ड्स ने कहा कि एक सामाजिक समूह है वह है जिसमें हम की भावना, ये कीवर्ड है इसका, हम की भावना होती है जो एक निश्चित भूभाग में या निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। तो दूसरा हो गया एक निश्चित क्षेत्र। तो निश्चित क्षेत्र तो सभी परिभाषाओं में आएगा। तो इसका जो कीवर्ड्स है वो क्या है, हम की भावना। आगे है डेविस की परिभाषा। डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है, सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है, सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। तो जीवन के समस्त पहलू, तो छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें जीवन के समस्त पहलू। तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, डेविस की हो जाएगी। ओकबर्न और निमकॉफ ने क्या कहा कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। यहां एक परिभाषा मेन चीज है संपूर्ण संगठन, सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन, संपूर्ण संगठन इसका इस परिभाषा का कीवर्ड था, और ये ओकबर्न एवं निमकॉफ ने दिया है। इसी प्रकार से मैकआइवर एवं पेज, मैकआइवर और पेज की परिभाषा सबसे अलग होती है, उसको आसान करना बड़ा आसान होता है। तो जहां कहीं छोटे या बड़े समूह के सदस्य के रूप में, तो छोटे एवं बड़े सदस्य के रूप में निश्चित भौगोलिक सीमा यानी क्षेत्र में रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग ने लेकर सामान्य जीवन। यहां पे ये क्या महत्वपूर्ण है कि जब समुदाय के अंदर जब हम रहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। क्या होता है, उद्देश्य विशेष में भाग ने लेकर जीवन, सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं। तो ये प्रश्न आया भी है कई बार कि किसने कहा कि समुदाय एक विशेष उद्देश्य नहीं होकर सामान्य उद्देश्य होता है। तो ये परिभाषा किसकी होगी, ये परिभाषा मैकआइवर एवं पेज की होगी। ग्रीन ने क्या कहा कि समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे, संकीर्ण या सीमित। अब देखो जब परीक्षा में पूछा जाता है कुछ, तो कई बार आपने देखा होगा कि परिभाषा यही होती है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो यहां पे क्या है, संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है सीमित। तो सीमित प्रादेशिक घेरे में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं, जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। एक समुदाय यानी एक समुदाय क्या है, एक स्थानीय क्षेत्रीय समूह है। समुदाय एक स्थानीय क्षेत्रीय समूह है। मेंजर ने सबसे छोटी परिभाषा दी है कि वह समाज या एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है। यानी इन्होंने क्या कह दिया कि एक समाज ही मान लिया किसको, एक समुदाय को। तो एक समाज जो निश्चित भूभाग में रहता है उसे समुदाय कहते हैं। तो ये जो समाज की बात है ये मेंजर कहते हैं। गिन्सबर्ग ने क्या कहा कि समुदाय से तात्पर्य है सामाजिक व्यक्तियों का वह समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके अंतर्गत सामान्य जीवन से उत्पन्न सभी जटिल संबंध आ जाते हैं। तो जटिल संबंधों की बात है वो गिन्सबर्ग कर रहे हैं। मजूमदार ने क्या कहा कि समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र की सीमा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पड़ोस हो सकता है, गांव हो सकता है, नगर हो सकता है और पूरा दुनिया भी हो सकती है,
में रहने वाले व्यक्तियों के समूह से है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी परिभाषाएं एक साथ कैसे याद करेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि आप इनमें से 4 या 5 परिभाषाएं एक बार याद करो और जब वो हो जाए फिर अगली परिभाषाएं लो। या फिर दूसरा तरीका है जो मैंने बताया कि एक पेज पे सारी परिभाषाएं लिख लो और उनको जेब में, अगर कोई गृहिणी है तो उनको, और मेरी राय है कि जहां आप खाना बनाती हो वहां पे आप उसको सामने रख दो, और या फिर मोबाइल की फोटो खींचो मोबाइल से और स्क्रीनशॉट लगा लो उसका, जो वॉलपेपर है वो लगा लो, क्योंकि मोबाइल हम दिन में 10 बार देखते हैं। तो जो भी कोई आपको मुश्किल चीज लगती है आप क्या करो कि उसको मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो। जैसे ही आप मोबाइल देखोगे 1 मिनट के लिए उसको आप देख लेना। दिन में हम 100 बार मोबाइल देखते हैं, तो ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं। और जो मोबाइल को कहते हैं ना कि ये दुश्मन है, तो ये दोस्त भी बन सकता है। आगे है मुख्य विशेषताएं। समुदाय की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? तो मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो परिभाषाओं के अंदर ही विशेषताएं छिपी होती है। अगर आपको परिभाषाएं याद है तो आपको विशेषताएं भी याद हो जाएगी। क्या है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, नंबर 1 विशेषता निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा विशिष्ट नाम, विशिष्ट नाम होगा समुदाय का। कोई भी गांव होता है उसका नाम होता है, कोई शहर होता है उसका गांव होता है, कोई जनजाति होता है उसका नाम होता है, कोई राष्ट्र है, राष्ट्र भी एक क्या है? समुदाय की श्रेणी में आता है। क्या? राष्ट्र। कितना बड़ा है? भारत एक राष्ट्र है, तो इसका भी एक विशिष्ट नाम है। और राष्ट्र को समुदाय किसने माना है? मैक्याइवर एवं पेज ने माना है। किसने माना है? मैक्याइवर एवं पेज ने माना है। सामुदायिक भावना होगी, हम की भावना होगी, यानी प्रादेशिक निकटता और सामाजिक पूर्णता। ये किंग्सले डेविस ने विशेषता बताई है। प्रादेशिक निकटता यानी प्रादेशिक तो क्षेत्र होगा ही होगा, उनमें सामाजिक पूर्णता होगी। यानी उनकी परिभाषा में क्या बात आई थी उसको ही यहां पे मैंने अलग से लिखा है। सामाजिक पूर्णता यानी जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश। ये परिभाषा किसने दी थी? किंग्सले डेविस ने दी थी। तो ये परिभाषा किनकी हो गई? सामाजिक पूर्णता किनकी बात हो गई? किंग्सले डेविस की। पारस्परिक या आत्मनिर्भरता, सामान्य जीवन, सामान्य जीवन, ये बात किसने कही थी? मैक्याइवर ने कही थी। किसने कही थी? मैक्याइवर ने कही थी। इसका जन्म क्या होता है? स्वत होता है। समुदाय का विकास स्वत ही होता है। जानबूझकर समुदाय अपवाद के रूप में बसाए जाते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ को बसाया जा रहा है। अभी तेलंगाना की राजधानी बनाई जा रही है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई जा रही थी। क्या नाम था उनका? अमरपाली था, पता नहीं, अभी इस कुछ नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कुछ है वो अपवाद है। 99% समुदाय होते हैं वो स्वतः ही विकसित होते हैं। अनिवार्य सदस्यता, जन्म से ही हम किसी ना किसी समुदाय से जुड़ जाते हैं। जहाँ जिस शहर के अंदर, जिस गांव के अंदर हमारा जन्म होता है तो सदस्यता उसकी मिल जाती है। स्थायित्व होता है, यानी एक बार समुदाय बस जाता है तो वो बस ही जाता है, उसमें स्थायित्व होता है, इतनी आसानी से वो भंग नहीं होता है। एक समान संस्कृति होती है, समुदाय के अंदर एक समान संस्कृति होती है। ये विशेषता किसने बताई? ये किम्बाल यंग ने बताई। और समुदाय के भीतर समुदाय होते हैं, जैसे कि प्रत्येक शहर के अंदर होता है, उपनगर होते हैं, वो भी समुदाय है। या बोल देते हैं कि ये ब्राह्मणों का समुदाय है, ये बणियों का समुदाय है। यानी एक शहर होता है, एक गांव होता है, उसमें अलग अलग समुदाय होते हैं। तो ब्राह्मण समाज बोल देते हैं, तो इसको एक समाज भी हम कह सकते हैं। ये एक समाज से मिलती जुलती अवधारणाएं हैं। मैक्याइवर एवं पेज ने समुदाय के भीतर समुदाय की बात है वो कही है। अब है कि समाज और समुदाय में अंतर क्या है? समाज और समुदाय में अंतर क्या है? क्या अंतर है? सब जानते हैं कि समाज एक व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है, इसलिए वो मूर्त है, अमूर्त है। और समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, इसलिए मूर्त है। समाज में सहयोग भी होगा, संघर्ष भी होगा, लेकिन समुदाय के अंदर सहयोग की भावना अधिक होती है। अपने बचपन से ही सामुदायिक भावना विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? सामुदायिक भावना। जिस समुदाय में हम रहते हैं उससे आजीवन हमारा लगाव रहता है। हम चाहे बाद में कहीं भी चले जाएं, जिस
समुदाय में मेरा जन्म हुआ, जिस समुदाय में आपका जन्म हुआ, उससे आप हमेशा अटैच रहोगे, सामुदायिक लगाव महसूस करोगे। चाहे फिर अमेरिका में चले जाना, चाहे कहीं भी चले जाना, आप उसको भूल नहीं पाओगे। जहां बचपन गुजरा होता है वो गलियां बहुत याद आती रहेगी, जहां से हम बड़े होकर निकले हैं। तो समुदाय में सहयोग की प्रधानता होती है। समानता और असमानता होती है समाज के अंदर, लेकिन समुदाय में समानता की प्रधानता है वो ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे जो नगरीय समुदाय है उनमें समानता का अंश है वो कम होता जा रहा है। यानी जैसे जैसे नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ते जा रहे हैं, समानता और सामुदायिक भावना में कमी आती जा रही है। क्योंकि कमी क्यों आ रही है कि शहर के अंदर उन गलियों में खेलते ही नहीं है। आज तो जो शहरी जीवन है वो बस छोटे से मकानों के अंदर कैद होकर रह गया है। गांव के अंदर जो पड़ोस होता है वो पड़ोस अब नगरों में बचा ही नहीं है। पड़ोसी पड़ोसी को जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं जानता कि इस ऊपर वाली छत पे कौन रहता है, ये भी नहीं जानते हैं। तो समाज में सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और समुदाय क्षेत्र से बोध होता है। समाज के अंदर अनेक समुदाय हो सकते हैं, समाज के अंदर अनेक समुदाय हो सकते हैं, लेकिन समुदाय में केवल एक ही समाज होता है। समाज और समुदाय में अनिवार्य सदस्यता होती है, सामान्य जीवन होता है, ये दोनों में समानता है। अब है समुदाय के प्रकार। समुदाय है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो समुदाय को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है। तो आकार के आधार पे, विशेषताओं के आधार पे, जीवन शैली के आधार पे हम इसको कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। मैक्याइवर एवं पेज ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के समुदाय बताए। कितने प्रकार के समुदाय बताए हैं? 3 प्रकार के समुदाय बताए हैं। नगरीय ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय या प्रादेशिक समुदाय, जिसमें मैंने कहा था कि राष्ट्र को भी शामिल कर लिया गया है। बोगार्ट्स ने 4 समूह बताए, 3 तो ये हो चुके हैं, चौथा समूह बताया था राष्ट्रीय समुदाय। कौन सा बताया था? राष्ट्रीय समुदाय। तो उन्होंने क्या है कि अलग से दे दिया। क्षेत्रीय समुदाय का मतलब होता है कि एक क्षेत्र विशेष का समुदाय, जैसे प्रदेश की बात आती है, राज्यों की बात उन्होंने कही है। किंग्सले डेविस ने भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के समुदाय बताए हैं, ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समुदाय। कौन सा बताया है? तीसरा, जनजातीय समुदाय। तो जनजातीय समुदाय की बात है वो किंग्सले डेविस ने की है। किंग्सले डेविस की एक पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, उसमें इसका जिक्र है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी कई अवधारणाएं दी है, जिसमें से नंबर 1 है लघु समुदाय। इन्होंने समुदाय के 3 प्रकार बताए थे। नंबर 2 मध्यम समुदाय और नंबर 3 बृहत समुदाय। मुख्य रूप से लघु समुदाय इनकी अवधारणा है। लिटिल कम्युनिटी, इन सब पे लिटिल कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, जनजातीय समुदाय, इन सब पे मैं क्लासेज लगा चुका हूं और एक क्लास नहीं है, लगभग 2-3 क्लासें हैं। ग्रामीण समुदाय पे मेरी 3-4 क्लासें हैं, जिसमें लोक समुदाय के लिए अलग है, नगरों के प्रकार के लिए अलग है, ग्रामीण गांव कितने प्रकार के होते हैं उन पे अलग है। तो यानी ग्रामीण समुदाय पे मेरी 6 क्लासें हैं और नगरीय समुदाय पे 2-3 क्लासें हैं, जनजातीय समुदाय पे भी 2-3 क्लासें है। तो ग्रामीण समुदाय तो वैसे तो मैं इनको अलग से करवा चुका हूं, लेकिन एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ग्रामीण समुदाय क्या होते हैं। और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि गांव और शहर किसे कहते हैं। तो गांव वह होता है, ग्रामीण समुदाय वह होता है जहां पर अधिकतर लोगों से मतलब है कि 3/4 लोग कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं, उनका व्यवसाय होता है, वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। वैसे कृषि बोल देते हैं, लेकिन यहां पर होना चाहिए प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक के अंदर क्या जाता है, जो जैसे कि मछली पालन करते हैं, मछुआरे होते हैं, वो भी गांव ही होते हैं, वो नगर नहीं होते हैं और वो कृषि नहीं कर रहे होते हैं। तो कृषि से यहां तात्पर्य कि प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। फेयरचाइल्ड ने कहा कि ये पड़ोसी है, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा है। शेरोकिन ने कहा कि गांव प्रकृति के नजदीक होते हैं तथा श्रम विभाजन का अभाव होता है। गांव है वो ठहरे हुए पानी के समान होते हैं और नगर उबलते हुए पानी के समान होते हैं। शेरोकिन ने ऐसा कहा है। मेटकॉफ ने ग्रामीण के कहा है कि राजा
आए और गए, ग्रामीण भारतीय गांवों के बारे में इन्होंने कहा है कि राजा आए और गए, लेकिन गांव में कोई अंतर नहीं आया। प्रत्येक भारतीय गांव एक स्वतंत्र गणराज्य के समान है। किनके समान है? स्वतंत्र गणराज्यों के समान है। इसमें मैं चर्चा कर चुका हूं, 4-5 क्लासें मैंने बनाई है ग्रामीण समुदाय पे। तो डिटेल में जानना है तो आप वहां चले जाइए। एक केवल सामान्य तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक विलेज कम्युनिटीज में परिस्थिति एवं स्थिति एवं सुविधा के आधार पे गांवों का अध्ययन है वो किया है। नगरीय समुदाय किसे कहते हैं? तो इसकी 3 मुख्य बातें होती है। नगरीय समुदाय की 3 मुख्य बातें होती है। आबादी 5000 से अधिक, जनसंख्या घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, और अधिकतर आबादी यानी लगभग 3/4 आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो तो उसे नगरीय समुदाय कहते हैं। और ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच की एक स्थिति आती है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको कहेंगे कस्बा। क्या कहेंगे? कस्बा। छोटा कस्बा, जहां गांव समाप्त होते हैं और नगर शुरू होते हैं, दोनों के बीच की स्थिति होती है कस्बा। जनजातीय समुदाय, तो जनजातीय समुदाय ही असली अर्थ में समुदाय की परिभाषा को फिट करता है। जो समुदाय की परिभाषा है वो पूर्ण रूप से अगर कहीं लागू होती है, क्योंकि गांव में भी विविधता आ जाती है, नगरों में विविधता आ जाती है। नगरों में तो आजकल हम समुदाय मान ही नहीं सकते, जो समुदाय की विशेषताएं वो नगरों में समाप्त हो रही है। तो जहां अगर समुदाय मान सकते हैं तो वो है जनजातीय समुदाय। तो आदिम जीवन पद्धति वाला समुदाय की विशेषता क्या होगी? जनजातीय समुदाय की आदिम जीवन पद्धति, जिसका एक सामान्य नाम होगा, एक विशिष्ट संस्कृति होगी, पृथक भाषा होगी, पृथक सारी चीजें अलग अलग होगा, उसे जनजातीय समुदाय कहते हैं। रिवर्स के अनुसार जनजाति एक सरल समुदाय है जो निश्चित भूभाग पर निवास करती है, एक ही भाषा बोलती है, युद्ध जैसे कार्यों में संगठित होने की क्षमता रखती है। ये रिवर्स की परिभाषा है। ये 1-2 बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि युद्ध जैसे सामान्य कार्यों में भाग लेने के आधार पर जनजातियों को परिभाषित किसने किया? तो रिवर्स ने किया। अब है ग्रामीण और नगरीय समुदाय, तो इन पे भी मैं चर्चा कर चुका हूं, बहुत ज्यादा चर्चा। एक पूरा का पूरा क्लास है वो ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर को लेकर। यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। व्यवसाय को लेकर अंतर है। गांव के अंदर प्राथमिक व्यवसाय, नगरों के अंदर द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय। गांव है वो प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, उनके साथ घनिष्ठता होती है। नगर होते हैं उनकी प्रकृति के साथ घनिष्ठता नहीं होती है। गांव में जनसंख्या कम होती है, नगरों में ज्यादा होती है। गांव में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, नगरों में ज्यादा होता है। गांव में जो परिवार होते हैं वो संयुक्त परिवार होते हैं या आकार बड़ा होता है, नगरों में परिवार का आकार कम होता है। सामुदायिक भावना गांव में अधिक होती है, नगरों में कम होती है। सामाजिक सत्रीकरण का आधार है वो गांव में जाति होता है और नगरों में वर्ग होता है। जाति का महत्व होता है गांव में ज्यादा, धर्म का महत्व गांव के अंदर ज्यादा होता है, परंपराओं का महत्व गांव के अंदर ज्यादा होता है। कई बार बीच बीच में ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कि गलत होते हैं, तो आप उनको इग्नोर करना। कभी जब फॉलो में बोलते हैं तो हो सकता है कि कुछ आ जाए, लेकिन आप समझ जाते हैं। मैं कोई भी जब आप आज जैसे ये क्लास लगा रहे हो तो इसमें रिवीजन होती रहती है साथ में, तो एक बात को गांठ बांध के पकड़ना नहीं है। कई बार कह देते हैं कि सर ये स्पेलिंग में ये गलत हो गई, तो हो जाती है थोड़ी बहुत। तो 99% जो मैं भी करवाता हूं वो 99% सही होता है। 99% सही होता है और 1% हो सकता है कि मुझसे भूल हुई है। इंसान है, गलती करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी कहता हूं 99% चीजें सही होती है। 1% कभी टाइपिंग में, कभी बोलने में, या जहां से मैं मैटर लेता हूं हो सकता है वहां से मैं गलत उठा लूं। वैसे इसकी गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि मैं 4-5 किताबों से, जैसे समुदाय का आज टॉपिक बना रहा हूं तो मैंने 4-5 किताबों से मैटर लिया है, और इतना जो मैं कंटेंट दे रहा हूं किसी एक बुक में आपको मिलेगा भी नहीं। और हो सकता है कई बुक्स में गड़बड़ होती है, तो मैं फिर उनको क्रॉस वेरीफाई करता हूं और फिर उसके बाद में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। गतिशीलता गांव में कम होती है, नगरों में ज्यादा होती है। सामाजिक समूह की बात करें तो गांव में प्राथमिक समूह होते हैं, नगरों में द्वितीयक समूह होते हैं। गांव के अंदर सामाजिक नियंत्रण है वो अनौपचारिक प्रकार का होता है, नगरों में
औपचारिक प्रकार का होता है। जजमानी प्रथा गांव में होती है, नगरों में बहुत कम होती है। तो ये गांव और नगरों के अंदर मुख्य अंतर है। आगे है फ्रेटरी समुदाय। फ्रेटरी समुदाय से तात्पर्य है कि एक ही गोत्र, ये मुख्य रूप से जनजातियों से संबंधित है। किन से संबंधित है? जनजातियों से संबंधित है। और जनजातियों वाले टॉपिक में मैंने मोइटी और फ्रेटरी दोनों को अच्छी तरीके से बताया है। तो जिसमें एक ही गोत्र के लोग निवास करते हैं तो उसको फ्रेटरी समुदाय का है, डॉक्टर DM मजूमदार के अनुसार। लघु समुदाय की अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। लघु समुदाय पे, लिटिल कम्युनिटी पे पूरा का पूरा एक वीडियो है। तो इसमें उन्होंने 4 विशेषताएं बताई: लघुता, समानता या समरूपता, समानता या समरूपता, और तीसरा है आत्मनिर्भरता, और चौथा है विशिष्टता। बार बार ये कमेंट आते रहते हैं कि सर PDF दीजिए, PDF दीजिए। मैं PDF उपलब्ध नहीं करवाता हूं। इसका कारण मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि जो नोट्स होते हैं वो आप अपने खुद की हैंड राइटिंग में लिखिए। जहां से भी आपको कंटेंट मिले अच्छा, उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड कीजिए। अगर मैं अपनी PDF आपको भेज देता हूं तो आप केवल इसके प्रिंट आउट निकाल कर इस तक सीमित हो जाएंगे, यानी आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। कोई भी ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। कोई कहता है कि सर क्या मैंने आपके सारे वीडियोस देख लिए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उसको दावा करता हूं कि लगभग 90% जो मैंने टॉपिक करवाए हैं उनमें से आएंगे, लेकिन 10 से 15%। कोई भी एग्जाम होता है उसमें 10 से 15% नया कंटेंट होता है। क्या होता है? नया कंटेंट होता है, नए प्रश्न आते हैं। क्योंकि अगर 100 के 100 यहीं से आने लगे ना तो मेरिट बहुत हाई चली जाएगी। मेरिट कभी भी समाजशास्त्र में 60-65% से ऊपर नहीं जाती है। 65% से ऊपर कभी नहीं गई है। एक बार गई थी नेट की, उससे बाद में 65% से ऊपर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हर बार कुछ ना प्रश्न आते हैं। तो 90%, लगभग 90% तो मैं बताता हूं उनमें से आता है, लेकिन हो सकता है 10-15% नया आ जाए। तो मैंने अगर आपको कुछ चीजें उपलब्ध करा दी, आप वहां तक सीमित हो गए, तो सिलेक्शन की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप 85 या 90% सारा का सारा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए PDF के लिए मुझे ना तो कॉल करें, ना कमेंट में लिखें। इसके लिए मैं पहले से ही आपसे सॉरी बोल देता हूं कि हम PDF है वो उपलब्ध नहीं करवाते हैं। आप खुद के नोट्स तैयार करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इनके अलावा और भी समुदाय है। खानाबदोशी समुदाय होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पुराने जमाने में होता था। गोत्रीय यानी एक ही गोत्र के लोग। चारावाह यानी पशुपालक। कृषक समुदाय। आदिम समुदाय यानी जनजातीय समुदाय। एक होता है सीमावर्ती समुदाय। सीमांत समुदाय ये महत्वपूर्ण है। तो गांव, राष्ट्र आदि को तो समुदाय है, लेकिन जाति, पड़ोस, क्लब, जेल, मठ, इन सब को मैक्याइवर, ये सीमांत समुदाय की अवधारणा मैक्याइवर ने दी है। इन सब को मैक्याइवर ने क्या माना है? सीमांत समूह माना है, पूर्ण समुदाय नहीं माना है। क्योंकि इनका विकास भी उन्होंने कहा है कि पूर्णतः स्वतः रूप से नहीं होता है, और ना ही इनमें जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। इसलिए इनको सीमावर्ती या सीमांत या उप समुदाय किसने कहा है? मैक्याइवर एवं पेज ने कहा है। और इन्हीं को गोफमैन ने क्या कहा है? जेल हो गए या कुछ पागल खाना हो गया, इस प्रकार को छद्म समुदाय या फिर पूर्ण संस्था, संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूट। कई बार हिंदी में क्या जाता है? टोटल इंस्टीट्यूट। तो टोटल इंस्टीट्यूट इनको कहा है। और पैरा कम्युनिटी या पैरा समुदाय, पैरा कम्युनिटी या पैरा समुदाय अभी एक परीक्षा में पूछा गया था PGT की, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन इससे संबंधित कुछ मिलती जुलती अवधारणा है जो रुडोल्फ ने दी। किसने दी? पैरा कम्युनिटी की अवधारणा, पैरा समुदाय की अवधारणा रुडोल्फ ने दी। आगे है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी समुदाय की क्या है कि समुदाय की विशेषता है कि एक पड़ोस को भी समुदाय मान सकते हैं और संपूर्ण विश्व को भी समुदाय मान सकते हैं। टोनीज ने ग्रामीण और पड़ोस के लिए गेमोइनसॉफ्ट यानी पड़ोस था वो पहला समुदाय था, और टोनीज ने इसके लिए गेमाइनसॉफ्ट शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें अनिवार्य इच्छा का होना जरूरी है। और गेसेलसॉफ्ट की अवधारणा का प्रयोग उन्होंने
नगरीय समाज के लिए प्रयोग किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेक्सिको के टोपोलजलन गांव का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक दी थी द लिटिल कम्युनिटी 1956 के अंदर, जिसमें उन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच में जो स्थिति होती है, मध्य की जो स्थिति होती है, जिसे ग्राम नगर या रूरल अर्बन संयुक्त रूप से कहते हैं। तो इसका शब्द का पहली बार प्रयोग है वो गोल्पिन ने किया था रूरल लाइफ में, और लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। इजराइल के अंदर जो परिवार होते हैं वो विस्तृत प्रकार के होते हैं, यानी एक साथ ही परिवार रहते हैं, तो वो भी समुदाय से मिलती जुलती अवधारणा है। इनको बोलते हैं किबुट्ज। और मैकाइवर ने कहा है कि समुदाय, एक कथन है वन लाइनर जो कि सुनाते हैं कि समुदाय एक समाज नहीं बल्कि समाज के अंतर्गत ही एक संगठन है। समुदाय क्या है? एक समाज नहीं है लेकिन समाज के अंतर्गत एक संगठन है। द कल्चर ऑफ सिटीज 1938 में, द सिटी ऑफ हिस्ट्री ममफोर्ड, व्हाट इज द फोक कल्चर फोस्टर, व्हाट इज द फोक कल्चर फोस्टर, यानी एक पुस्तक है जो रॉबर्ट रेडफील्ड के अलावा भी फोक कल्चर पे लिखी गई है फोस्टर के द्वारा। आगे है कुछ महत्वपूर्ण गांवों के अध्ययन हैं जिनसे प्रश्न आ जाते हैं। वैसे मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं, और आजकल जो प्रश्न आते हैं वो सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। नए कितने पता नहीं, 50 गांव के मैंने एक बार पढ़ा एक पुस्तक में, तो टोटल मिला के मैंने नोट्स बनाए तो उसमें 50 गांव के 50 थिंकर्स के नाम आगे, किस थिंकर ने इस गांव का अध्ययन किया। तो 50 कैसे याद करेंगे? धीरे धीरे करेंगे, मैं ले आऊंगा, लेकिन अभी कुछ जो महत्वपूर्ण है उन पे चर्चा कर लेते हैं। मॉरिस ओपलर ने उत्तर प्रदेश के सेनापुर गांव का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने एकता एवं फैलाव की अवधारणा दी। एकता एवं फैलाव की अवधारणा दी। वैसे फैलाव की अवधारणा है वो एमएन श्रीनिवास ने भी दी है। धर्म के फैलाव की बात, उन्होंने 4 प्रकार से धर्म का फैलाव बताया था, लेकिन एकता और फैलाव की बात है वो मॉरिस ओपलर ने की है। और इनके साथ एक और थे, एक सिंह आता है उनके नाम में, केपी सिंह है, पता नहीं क्या है, सिंह जरूर आता है उनके नाम में। उन्होंने भी इस गांव का अध्ययन है वो किया था। एन इंडियन विलेज एस.सी. दुबे, इंडियाज विलेजेज एम.एन. श्रीनिवास, विलेज इंडिया मेकिम मेरियट, ए राजस्थान विलेज बी.आर. चौहान। इस पुस्तक में बी.आर. चौहान ने जो रॉबर्ट रेडफील्ड की लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा है उसका मूल्यांकन किया। इंडियाज चेंजिंग विलेजेज एस.सी. दुबे, सोसाइटी इन इंडिया मेडल वॉम, इसमें उन्होंने इस्लाम बढ़ते हुए भारत के अंदर इस्लामीकरण की चर्चा की है। द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 के अंदर करीमपुर गांव का अध्ययन किया था ऑस्कर लेविस में, और साथ में ही ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति अवधारणा दी थी। और इन्होंने जो मेक्सिको का टेपोलोजनान गांव था उसका भी तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने राजस्थान के गांव से, भारत के गांव से किया है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आप तक वीडियो जो है वो पहुंचते रहें। आपके कमेंट से, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और वही ताकत होती है। थैंक यू।